Hello, good morning. Today I am going to explain mole concept. ठीक है? मोल तो सबसे पहली बात ये है कि ये मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते क्यों, ये चैप्टर क्यों है, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या जरूरत है, पहले उसको जान लेते हैं। फिर इस चैप्टर में हम आगे की बात, हमारी जो आगे की स्टडी है वो बहुत सिंपल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा इसका टारगेट क्या है, टारगेट जानना है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो है टू फाइंड टोटल मास ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको टोटल मास फाइंड करना है तो हम मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हैं। अब टोटल मास फाइंड करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना क्या जरूरत है? किसी भी फिजिकल बैलेंस से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो दिखते नहीं है, तो एक्चुअल में उसको इस तरह से कैलकुलेट करना हमारे जो फिजिकल बैलेंस का हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं फिर हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और वो कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम देखेंगे। फिर ये टोटल मास निकाल के फायदा क्या है, क्या फायदा है इसका? तो ये जो है टोटल मास हमको काम आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आता है। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहने का मतलब यह है कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है, तो इतना यील्ड हमको मिलेगा, इतने परसेंट यील्ड मिलेगा। ठीक है, इतना केमिकल हम यूज करें तो हमारा प्रोडक्ट इतना ग्राम प्रोडक्ट हमको, या इतना किलोग्राम, जो इंडस्ट्रियल मेथड और इसमें यूज होगा। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम ये क्यों करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का? ताकि हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके, उसको प्रिडिक्ट कर सके कि हम कितना रिएक्टेंट लेंगे तो हमको कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हमको ये भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा। तो अब ये लैब पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसके जो कैलकुलेशन है वो यही हमको मोल कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तो अब क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमारे पास जो है चैप्टर में दो टारगेट्स मिले। ठीक है, पहला हमको जानना है टोटल मास निकालना, और दूसरा हमको करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको स्टोकियोमेट्री इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग अब सीखेंगे टोटल मास। अभी टोटल मास कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मैं ढेर सारे एप्पल्स भर गए। ठीक है, ये नंबर ऑफ एप्पल्स। अब मान लीजिए कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि मास ऑफ वन एप्पल, मास ऑफ वन एप्पल जो है वो मैं बोल दूं कि 1 kg है, और मैं बता दूं कि इस पूरे बॉक्स में नंबर ऑफ एप्पल जो है, नंबर ऑफ एप्पल जो है वो 20 है। तो कोई एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि एक टोटल मास जो पूरे एप्पल्स का मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास हम खुद बता देंगे कि टोटल मास जो है वो आ जाएगा 20 × 1 kg = 20 kg। बस यही हमारा इस चैप्टर में थीम रहेगा। ठीक है, नंबर को 1 के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको टोटल मास निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल मास ऑफ
any substance is equals to mass of one substance into number of substance। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का पूरे ये थीम है। पूरा इस चैप्टर जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो इसका ये इसी पे बेस्ड रहेगा। हम क्या करेंगे, एक के मास को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको उसका टोटल मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये जो मास ऑफ वन सब्सटेंस है इसको हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास। इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ सब्सटेंस को हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं मोल्स। ठीक है, तो ये पहले अब यही हमारा सीक्वेंस है सीखने का। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है, फिर लास्ट में हम सीखेंगे मोल्स के बारे में। तो अगर ये सीख जाते हैं तो हमको टोटल मास निकालना आ जाएगा। और अब टोटल मास निकालना आ जाएगा तो हम अपने सेकंड टारगेट पे बढ़ेंगे, वो है किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे एटॉमिक मास को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग है एटॉमिक मास। ठीक है, ये एटॉमिक मास क्या होता है? फर्स्ट एटॉमिक मास सिंपल है, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, एक नोट करने वाली बात क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम उसमें से एक एटम निकाल लेते हैं और उसको तौलते हैं तो वो इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि each element have different mass in its atom। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी 118 एलिमेंट है, अब ऐसा नहीं है कि 118 वो एलिमेंट का जो मास एक एटम को अगर निकाले तो सबका मास एक जैसा है, नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो मतलब कि जो एटम्स हैं हमारे, आप 118 एलिमेंट है, उन सब का अगर एक एक एटम निकाले तो किसी का भी मास एक जैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि सब में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या कह ले प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है। और हमने पढ़ा है, रदरफोर्ड में पढ़ा है, बोर में पढ़ा है कि सारा एटम का मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर मास कंसंट्रेटेड है तो हर एक एटम का अलग अलग मास होगा। तो अब क्या करें, कैसे हम एक एटम का मास कुछ ऐसे जनरलाइज वे में कैसे निकालें कि सबके लिए वो एप्लीकेबल हो? तो एक बात हम ध्यान देंगे कि सब में एटलीस्ट एक न्यूक्लियॉन तो जरूर होगा। तो क्यों ना हम एक काम करें कि एक न्यूक्लियॉन का मास फाइंड कर लेते हैं। क्यों ना हम एक न्यूक्लियॉन का मास फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, उससे हमने वन न्यूक्लियॉन का मास फाइंड कर लिया। ठीक है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ये आता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, तो क्योंकि ये वन न्यूक्लियॉन तो सब में कॉमन होगा, ये सेम वैसे ही है जैसे मास ऑफ वन एप्पल। मास ऑफ वन एप्पल, एक एप्पल का मास, तो एक एप्पल का मास वैसे क्या है? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, जिसको एक डिवाइस से हमने
कैलकुलेट किया था। अब किस एटम पे किया था, तो एक रेफरेंस एटम ले गए, रेफरेंस एटम के लिया गया था, वो था कार्बन का 12 नंबर वाला आइसोटोप। ठीक है, तो इस कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स थे, तो इसी कार्बन 12 पे ही हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब इसकी कोई खास वजह है क्या कि हम कार्बन ही क्यों लिए, कोई और एटम में लेते? तो होता क्या है कि इसको लेने का रीजन है, इसका जो कैलकुलेशन आता है उसकी वैल्यू जो होती है, कैलकुलेशन वैल्यू जो होती है वो इंटीजर होती है। ठीक है, इंटीजर होने की वजह से इसको और कोई वजह नहीं थी इसको लेने की, इसकी कैलकुलेशन में इंटीजर वैल्यू आ रही थी, तो एक तो मेमोराइज करने के लिए आसान रहता, तो हमने कार्बन 12 लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास में। तो जो एटॉमिक मास है, ठीक, अब एटॉमिक मास को निकाले कैसे? ठीक है, अब हमने तो एक न्यूक्लियॉन्स को बता दिया है, एक न्यूक्लियॉन्स के बारे में हमका मास फाइंड कर लिए। अब अलग अलग एटम का अलग अलग न्यूक्लियॉन्स होगा, तो अब इसको 3 तरह से हम पढ़ाई करते हैं एटॉमिक मास। हम 3 तरह से एटॉमिक मास को निकालते हैं अलग अलग एटम का। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया ये, तीसरा तरीका। तो पहला तरीका है, आप लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग AMU भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एटॉमिक मास यूनिट हो गया, दूसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और थर्ड है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको AMU कह देते हैं, इसको RM बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं GA। तो स्टार्ट करेंगे इसको 1 2 3 फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं, बात करेंगे AMU। AMU क्या है भाई? तो AMU को हमने कैसे डिफाइन किया था, तो हम जानते हैं कि कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स है, ऑक्सीजन के अंदर 16 न्यूक्लियॉन्स है। तो हम जब बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो एटॉमिक मास है वही तो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब हमने क्या किया था, कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन, हमको एक न्यूक्लियॉन का मास जानना है, वही तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास में तो वही हम पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, कार्बन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप लेते हैं। ठीक है, कार्बन एटम का C12 वाला आइसोटोप हम यूज करते हैं AMU को डिफाइन करने के लिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, तो 1 AMU जो हो जाएगा। अब यहां पे हम अपना थीम जो पढ़े थे कि नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की क्वांटिटी से। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एप्पल इनटू मास ऑफ 1 एप्पल, सेम यहां करेंगे 1 AMU को फाइंड करने के लिए। तो अब हमको पता चल गया कि सारे एटम्स एटलीस्ट 1 न्यूक्लियॉन से तो बने हैं, उसका मास भी हमने फाइंड कर लिया था। तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यही है हमारा तरीका। ठीक है, अब जहां कार्बन, अब क्योंकि 1 AMU को डिफाइन करने के लिए हम कार्बन का C12 लेते हैं, उसका भी 1/12 पार्ट लेते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1/12 इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। अभी मैंने आपको बताया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन क्या होता है 1.67 इनटू 10 की पावर -24 ग्राम्स इनटू
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब कार्बन है तो उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 AU निकल के आएगा 1.67 into 10 के पावर -24। इसको 1 यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं, 1 U भी बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग बोल देंगे मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये है हमारा 1 AU की डेफिनेशन। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन है मास ऑफ MU ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का MU क्या हो जाएगा? तो भाई हमको पता है कि 1 MU में ऑक्सीजन का अगर एक एटम लेंगे तो उसमें 1 U तो एटलीस्ट हो गई। U मतलब क्या हो जाएगा? U मतलब ये पूरा टोटल, ये पूरा मास हो जाएगा, इसी को तो 1 U कहते हैं। ठीक, तो 1 U इनटू, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एटम में 16 होते हैं, तो क्या 1 MU हो जाएगा 16 U। U को ओपन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल मास 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये इसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। ऐसे में किसी भी एटम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, आ रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये हमारा जो है ये रेशियो है, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट टू वन बाई 12 मास ऑफ C12 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये है आपका, तो रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट टू 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो है रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग एक तरह से ये समझ सकते हैं कि दो चीजों को रिलेट करके बताया गया। तो किससे रिलेट करते हैं हम लोग? कार्बन के 1/12 वाले आइसोटोप से, या हम ये कह लें कि 1 AMU को दूसरे एटम से हम लोग रिलेट करते हैं कि वो 1 AMU से कितने टाइम्स हैवियर है। एक छोटा सा अगर मैं एक डायग्राम बना दूं, एक वेट बैलेंस है, ठीक है, एक बैलेंस है, तो इस बैलेंस में अब बॉस यहाँ पे मैं रख दूंगा एक अननोन एटम, ठीक है, अननोन एटम। ठीक, और मान लीजिए वो X एटम है, उसमें n नंबर उसका न्यूक्लियॉन्स है। ठीक, और मैं इसकी वैल्यू बता दूं 10, मान लीजिए इसकी न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू 10 है। ठीक, अब इसको अगर बैलेंस करना है इसको, तो हम क्या करते हैं, अब ये वाला इसमें मान लीजिए इसका मास जो है वो 10 न्यूक्लियॉन्स है। तो अब मैं कार्बन 1/12 कार्बन की, अब 1/12 कार्बन मतलब 1 न्यूक्लियॉन का मास आ रहा है, तो अब कितने मास रखूं कि ये बैलेंस हो जाए? तो मैं बोलूंगा कि ये 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऐसे कार्बन के 1/12 रखेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस। यानी क्या कर रहा हूं मैं, इस अननोन एलिमेंट को इससे बैलेंस कर लेता हूं, या मैं अगर ये ना भी बताऊं तो मैं एक एक पार्टिकल करता जाऊंगा, वेट करूंगा कि कब ये दोनों क्या है, बैलेंस हो जाए। तो इसी को कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास, कि इस वाला जो एलिमेंट है, अननोन एटम है, ये इससे कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है, तो वो हमको कौन बताता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये भी बहुत इजी है डिफाइन करना, अगर हमको पता करना है। तो मान लीजिए ये एक रेशियो है, तो मास ऑफ
1 न्यूक्लियन into number of न्यूक्लियन, ठीक है, अपॉन में रेशियो है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो अभी हमने देखा था कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन यानी इसको 1U बोलते हैं, और 1/12 मास ऑफ कार्बन का एटम में क्या आ रहा था, 1U ही आ रहा था। तो क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ सीधा सीधा न्यूक्लियॉन्स बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, U से U कट जाएगा तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आता है, नंबर ऑफ किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही क्या होता है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बताता है कि वो कार्बन के 1/12 टाइम से कितना भारी है, उससे रिलेट करेंगे तो कितने टाइम्स हैवियर है, बस, ठीक। तो